हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं किशन कुमार आज आप सभी के सामने लेकर आए हैं कक्षा 10 का विज्ञान पाठ 2। और इसकी पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कक्षा 10 का विज्ञान पाठ 2 का पहला पाठ, जिसमें आप सभी को बताए थे अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, लवण के कितने प्रकार होते हैं, ये सभी हमने व्याख्या पहली वाले पार्ट में किया था। तो आज उसी पार्ट का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, अम्ल क्षार लवण का ही सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। और आज हम देखने वाले हैं कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण तथा पीएच मान क्या होता है, सूचक अर्थात इंडिकेटर्स क्या होते हैं, उसके बाद उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन। तो हम देखेंगे उदासीनीकरण क्या है। उदासीनीकरण में ही आता है उदासीनीकरण ऊष्मा, इसको देखेंगे। फिर उसके बाद आता है कार्बनिक यौगिक, जैसे धावन सोडा हो गया, धावन सोडा को वॉशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, खानिक सोडा यानी बेकिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल किशन सर के साथ। और चलिए एक एक टॉपिक को देखते हैं, पूरा विस्तार से बताते हैं। हाइड्रोजन आयन सांद्रण तथा पीएच मान क्या है, सूचक, उदासीनीकरण, कार्बनिक यौगिक, एक एक टॉपिक को देखते हैं, एक एक हेडिंग को देखते हैं। तो हमारी वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या है। हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या है, तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट हम देखेंगे हाइड्रोजन आयन सांद्रण तथा पीएच मान। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या होता है, तो देखते हैं कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण को प्रायः ग्राम आयन प्रति लीटर अर्थात मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं। तो किसमें व्यक्त करते हैं, मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं। और हाइड्रोजन आयन सांद्रण को हम समझने के लिए ये पॉइंट के रूप में लिखे हैं। चलिए देखते हैं कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण प्रायः 1 से 1 × 10⁻⁻14 मोल प्रति लीटर तक होता है। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण प्रायः कितना होता है, तो 1 से 1 × 10⁻⁻14 मोल प्रति लीटर तक होता है हाइड्रोजन आयन सांद्रण। आगे देखते हैं कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण को और अधिक सुविधाजनक रूप से व्यक्त करने के लिए सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने, कौन से वैज्ञानिक, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने सन 1909 ईस्वी में एक नई पद्धति का निर्माण किया, जिसे हम पीएच पद्धति के नाम से जानते हैं। तो इसी हाइड्रोजन आयन सांद्रण को और अधिक सुविधाजनक रूप से प्रदर्शित करने के लिए सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने सन 1909 ईस्वी में एक नई पद्धति का प्रयोग किया, जिसे पीएच पद्धति या पीएच मापक्रम या पीएच स्केल के नाम से जाना जाता है। तो पीएच स्केल होता क्या है, तो यहाँ देखते हैं पीएच स्केल। तो पीएच बराबर होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन, अर्थात पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस आयन, या इसी को हम माइनस लॉग एच प्लस आयन को प्लस में लिखेंगे तो 1 log एच प्लस आयन। एच प्लस आयन क्या है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण है। क्या है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण है। तो इसके आधार पर हम देखते हैं पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस आयन के आधार पर हम देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है कि हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में, किसमें, हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। तो किसको कहते हैं, हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं। और इस पीएच को हम निम्न संबंध द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे H प्लस आयन इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻ pH। तो इसे H प्लस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻ pH के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण या पीएच मान क्या होता है। उदाहरण के लिए समझते हैं कि यदि किसी विलयन में, यहाँ उदाहरण दिया गया है, यदि किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर है,
तो उसका pH मान 5 होगा। तो देखते हैं कैसे इसका pH मान 5 होगा। यहाँ हम देखते हैं, अभी बताया गया था कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण को इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं। तो इस उदाहरण के लिए हम देखते हैं, तो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण, यानी हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मतलब कि ये H+ आयन, ये कितना दिया गया है, तो 10⁻⁵ दिया गया है। तो देखते हैं यहाँ पर 10⁻⁵ दिया गया है, और इक्वल टू होता क्या है, यहाँ पर इक्वल टू होता है 10⁻⁻pH। बेस इसका बराबर है, यानी आधार बराबर है, तो हम घातों की तुलना करते हैं, तो -5 इक्वल टू -pH, या माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो pH इक्वल टू क्या मिला हमें, 5 मिला। तो इस तरह से किसी भी विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण दिया रहेगा तो हम वहां से हम pH मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम दूसरी हेडिंग को देखते हैं। दूसरी हेडिंग क्या थी, तो सूचक था। क्या था, सूचक। तो सूचक को देखते हैं, इंडिकेटर्स। सूचक क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। तो आइए देखते हैं सूचक। सूचक अर्थात इंडिकेटर्स, सूचक क्या होते हैं। तो इसकी परिभाषा की ओर चलते हैं। सूचक क्या होते हैं कि सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका प्रयोग आयतनात्मक विश्लेषण में, जिनका प्रयोग आयतनात्मक विश्लेषण में किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी प्राप्त करने में होता है। तो पुनः देखते हैं कि सूचक क्या होते हैं। सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका प्रयोग हम आयतनात्मक विश्लेषण में किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी प्राप्त करने में होता है या किया जाता है। तो इस तरह से सूचक कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर इस अध्याय में हम केवल अम्ल क्षार सूचक पर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में अम्ल क्षार सूचक ही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अम्ल क्षार सूचक क्या होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं अम्ल क्षार सूचक क्या होते हैं। तो देखते हैं अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ हैं जिनका अम्लीय विलयन में, देखते हैं अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ हैं जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है। अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग होगा और क्षारीय विलयन में कोई दूसरा रंग होगा। यहाँ पर दिया गया है कि अर्थात pH मान में उचित परिवर्तन के साथ, जो pH मान होगा उसमें उचित परिवर्तन के साथ इनके रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर अम्ल क्षार सूचक देखते हैं, उदाहरण मेथिल ऑरेंज, लिटमस पेपर, फिनाल्फथलीन, ये सभी क्या हैं, अम्ल क्षार सूचक हैं। क्या हैं, अम्ल क्षार सूचक। तो ये सभी अम्ल और क्षार की सूचना देते हैं कि कौन सा विलयन अम्लीय है और कौन सा विलयन क्षारीय है। ये जितने भी मेथिल ऑरेंज, लिटमस पेपर, फिनाल्फथलीन, ये जितने भी उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पर पदार्थों के, ये सभी अम्ल क्षार की प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम देखते हैं एक हेडिंग, सर्वव्यापी सूचक। तो देखते हैं सर्वव्यापी सूचक क्या होता है। तो अम्ल क्षार जैसे सूचक यहाँ पर बताया गया है कि अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है। तो इसी तरह देखते हैं कई सूचकों को या कई मतलब सूचकों को मिलाकर, जितने भी इस तरह के सूचक हैं मेथिल ऑरेंज, लिटमस पेपर, तो इस तरह से कई सूचक पदार्थों को मिलाकर एक ऐसा सूचक प्राप्त किया जा सकता है, एक ऐसा मिश्रण प्राप्त किया जा सकता है जिसका विभिन्न pH मान वाले माध्यमों वाले विलयन में, जिसका विभिन्न pH मान वाले विलयन में भिन्न भिन्न रंग होता है। तो वो क्या कहलाता है, सर्वव्यापी सूचक कहलाता है। क्या कहलाता है, सर्वव्यापी सूचक। तो यहाँ पर दिया गया उदाहरण के लिए कोलथाप। तो कोलथाप क्या है, सर्वव्यापी सूचक है। ये सर्वव्यापी सूचक का मतलब यहाँ पर दिया गया कि ये विभिन्न pH मान वाले माध्यमों में उसका रंग अलग अलग होगा। जैसे 0 से 4 से 5 pH मान, 6 से 7 pH मान, 7 से 8 pH मान, 9 से 10 pH मान, 10 से 11 pH मान, इन सभी पर जो विलयन होगा उसका मान अलग अलग होगा। तो ये कोलथाप क्या है, सर्वव्यापी सूचक है। तो चलिए देखते हैं अगली हेडिंग, हम अगली हेडिंग की ओर बढ़ेंगे। आगे देखते हैं तीसरी हेडिंग क्या है।
तो देखते हैं तीसरी हेडिंग दी गई है उदासीनीकरण। तो उदासीनीकरण क्या है? न्यूट्रलाइजेशन। तो देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो यहां देखते हैं अम्ल क्षार की परस्पर रासायनिक अभिक्रिया से, किसकी? अम्ल क्षार की परस्पर रासायनिक अभिक्रिया से लवण एवं जल बनने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहां देखते हैं अम्ल एवं क्षार की परस्पर रासायनिक अभिक्रिया से लवण एवं जल बनने की जो क्रिया होती है इसी को हम उदासीनीकरण कहते हैं। तो देखते हैं जैसे HCl प्लस NaCl, HCl प्लस NaOH, साइन ऑफ एरो। तो यहाँ पर HCl अम्ल हो गया और NaOH क्षार हो गया। तो अम्ल एवं क्षार की परस्पर रासायनिक अभिक्रिया से अम्ल एवं क्षार की परस्पर रासायनिक अभिक्रिया से लवण एवं जल बनने की जो क्रिया होगी उसी को उदासीनीकरण कहेंगे। तो यहाँ देखते हैं ये अम्ल हो गया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार हो गया। तो इसकी जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो NaCl लवण बनता है यानी सोडियम क्लोराइड लवण बनता है और H2O जल बनता है। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अगला पॉइंट देखते हैं उदासीनीकरण ऊष्मा। इसी में हम पढ़ेंगे उदासीनीकरण ऊष्मा, उदासीनीकरण ऊष्मा। तो देखते हैं उदासीनीकरण ऊष्मा क्या होता है। उदासीनीकरण ऊष्मा, तो 1 ग्राम तुल्यांकी भार अम्ल, ध्यान दीजिएगा कितना? 1 ग्राम तुल्यांकी भार अम्ल, 1 ग्राम तुल्यांकी भार अम्ल प्लस 1 ग्राम तुल्यांकी भार क्षार, 1 ग्राम तुल्यांकी भार क्षार की परस्पर रासायनिक या की परस्पर उदासीनीकरण ऊष्मा में, किसमें? उदासीनीकरण। तो यहां बताया गया है 1 ग्राम तुल्यांकी भार अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांकी भार क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा में जो अवशोषित ऊष्मा होती है उसी को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। तो देखते हैं जैसे यहां पर क्या बनता है? HCl प्लस NaOH, जब इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं तो NaCl बनता है और प्लस H2O बनता है और इसमें 13.6 किलो कैलोरी, 6 किलो कैलोरी ऊष्मा, 6 किलो कैलोरी ऊष्मा अवशोषित होती है। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्या हुआ? उदासीनीकरण ऊष्मा। यहाँ पर 13.6 किलो कैलोरी ऊष्मा जो है ये क्या है? उदासीनीकरण ऊष्मा है। तो इसी के साथ हम अगले पॉइंट पर आते हैं। चौथी हेडिंग देखते हैं कि चौथी हेडिंग क्या है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। चौथी हेडिंग दी गई है कार्बनिक यौगिक। तो कार्बनिक यौगिक में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला नंबर दिया गया है धावन सोडा। पहला नंबर क्या दिया गया है? धावन सोडा। धावन सोडा को क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा या वॉशिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। तो धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धावन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम है। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का जो अणु सूत्र है अर्थात धावन सोडा का अणु सूत्र है Na2CO3 × 10H2O, Na2CO3 × 10H2O। साधारणतः इसे हम सोडियम कार्बोनेट के नाम से ही जानते हैं, लेकिन जो रासायनिक नाम कहा जाएगा जब भी लिखने के लिए तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट ही पूरा लिखेंगे और साधारणतः हम सोडियम कार्बोनेट ही कह देते हैं। तो इसका प्रयोगशाला निर्माण विधि क्या है? तो प्रयोगशाला में इसे बनाया कैसे जाता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को एक साथ अभिक्रिया करा के हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर Na2CO3 + H2O, तो ये बन जाता है क्या? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट अर्थात धावन सोडा।
दूसरा नंबर देखते हैं खाने का सोडा, बेकिंग सोडा जानते हैं इसे, बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। तो खाने का सोडा, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसे कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसी को सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। इसका अणुसूत्र क्या है? तो NaHCO3, क्या है? NaHCO3 इसका अणुसूत्र है। प्रयोगशाला में निर्माण की विधि क्या है? तो यहाँ पर जो सोडियम कार्बोनेट है उसको कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात खाने का सोडा प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम कार्बनिक यौगिकों को देखें, धावन सोडा और खाने का सोडा। तो तीसरा पॉइंट देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर, और ब्लीचिंग पाउडर के बाद देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो चलिए देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर क्या है। तो चलिए देखते हैं कार्बनिक यौगिकों में तीसरी हेडिंग क्या दी गई है? विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण को क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। क्या है? कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड इसका रासायनिक नाम है। अणुसूत्र क्या है? तो CaOCl2 है। तो क्या है इसका अणुसूत्र? CaOCl2। और प्रयोगशाला निर्माण विधि क्या है? तो प्रयोगशाला में शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके हम कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड प्राप्त करते हैं अर्थात विरंजक चूर्ण प्राप्त करते हैं। तो प्रयोगशाला में इसका निर्माण हम कैसे करते हैं? तो शुष्क बुझे हुए चूने अर्थात CaOH का होल ट्वाइस पर क्या करते हैं? क्लोरीन गैस प्रवाहित करके हम CaOCl2 प्राप्त करते हैं। तो ये हो गया क्या? विरंजक चूर्ण। चौथा नंबर देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को देखते हैं। तो यहाँ पर इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका क्या है? रासायनिक नाम है। अणुसूत्र क्या है? तो CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। तो इसका जो प्लास्टर आपका रासायनिक अणुसूत्र है वो क्या है? CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O इसका क्या है? अणुसूत्र है। प्रयोगशाला निर्माण विधि देखते हैं। तो प्रयोगशाला में हम जिप्सम को देखते हैं। जिप्सम का क्या है अणुसूत्र? CaSO4 इंटू 2H2O। तो ये जिप्सम का अणुसूत्र है। तो जिप्सम को हम क्या करते हैं? 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्रिस्टलन प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से प्रयोगशाला में प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है। तो चलिए कुछ मुख्य पॉइंट इस पाठ के अंतर्गत हैं उसको हम समझ लेते हैं। तो इसके बाद ये चैप्टर 2 क्लोज हो जाएगा और अगली वीडियो में हम बताएंगे तीसरा चैप्टर क्या है। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है थोड़ा सा देख लेते हैं, तो इसके बाद इस पाठ को एंड करते हैं। तो देखते हैं इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु। अम्ल, क्षार एवं लवण, पाठ 2 का जो महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आया है वो क्या क्या है? तो pH मान की प्रकृति निर्धारण। तो किसी भी विलयन का pH मान उस विलयन के प्रकृति को निर्धारित करता है। जैसे देखते हैं किसी भी विलयन का pH मान, किसी भी विलयन का pH मान यदि 7 है, कितना है? 7 है, तो वह विलयन कैसा होगा? तो वह विलयन उदासीन होगा। कैसा होगा? उदासीन होगा। यदि किसी विलयन का pH मान 7 है तो वह विलयन उदासीन होगा। किसी विलयन का pH मान 7 से कम, कितने से? 7 से कम है तो वह कैसा होगा? अम्लीय होगा। वह कैसा होगा? अम्लीय होगा। तो किसी विलयन का pH मान यदि 7 से कम होगा तो वह विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। और किसी विलयन का pH मान 7 से अधिक, कितने से? 7 से अधिक होगा तो वह कैसा होगा? क्षारीय होगा। तो वह कैसा होगा? क्षारीय। तो इस तरह से हमने पहला पॉइंट देखा कि pH मान विलयन की प्रकृति निर्धारण, अर्थात जो pH मान होता है वो किसी भी विलयन की प्रकृति को निर्धारित करता है। यदि विलयन का pH मान 7 है तो वह विलयन उदासीन होगा। यदि विलयन का pH मान 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होगा। और विलयन का pH मान 7 से अधिक है तो विलयन की प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय होगी। दूसरा पॉइंट देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस अभी पढ़ाया गया है। तो इसका प्रयोग डॉक्टर लोग हड्डियों के टूट जाने पर
उसे जोड़ने के लिए प्लास्टर के रूप में करते हैं। जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है पक्का प्लास्टर, उसमें इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं डॉक्टर लोग। तो हड्डियों को, टूटे हुए हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर क्या प्रयोग करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं विरंजक चूर्ण का उपयोग। तो विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या है कि जीवाणु नाशक, यानी जो जल में जीवाणु होते हैं उस जल को जीवाणु रहित करने के लिए, अर्थात जल को शुद्ध करने के लिए जीवाणु नाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, तथा पदार्थों के रंग उड़ाने में। यहाँ पर देखते हैं विरंजक, बी का मतलब दूर करना और रंजक का मतलब यानी रंगों को, तो अर्थात विरंजक का मतलब रंगों को उड़ाना। तो यहाँ पर पदार्थों के रंग को उड़ाने में भी विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल किशन सर को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि आने वाली हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी के साथ पहुंच सके। हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल किशन सर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आगे तीसरे पार्ट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।